नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हंगामा, प्रदर्शन, शोरगुल, झगड़ा, झंझट ये प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है और ये तरीके चल रहे हैं संसद के अंदर, यही हंगामा चल रहा है सड़कों पर और इसी तरीके से झगड़े हंगामा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये विपक्षी पार्टी के नेता संसद में हंगामा करके प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं और निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सड़कों पर जोर जबरदस्ती ये दंगा की तैयारी चल रही है एसआईआर को लेकर, उससे भी चुनाव आयोग की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सच्चे सही मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, काम नहीं होता, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 80,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और यहां तक कि कॉलेजियम के 5 जज और यहां तक कि सीजेआई बीआर गवई, ये सब लोग ये मानते हैं कि कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका पर महाभियोग चलना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों की समस्या यह है कि याचिकाएं दायर की जाती है, याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है और उसके बाद कह दिया जाता है रिजेक्ट। और ये सब मामला किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कैश कांड वाले यशवंत वर्मा से। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका दायर की जा रही है, वकील परेशान हैं। 6 हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन मिल चुका सीजेआई से, उसके अलावा पूर्व जज भी बोल चुके हैं, कई वरिष्ठ वकील भी बोल चुके हैं, केवल सिटिंग वाले कुछ वकीलों को छोड़कर। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हो रहा। इन जज साहब को लग रहा है कि अभी भी जस्टिस वर्मा जस्टिस हैं, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, तो ऐसे में उनके बारे में बहुत सम्मान से बोला जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। और एफआईआर की जहां तक बात है वो तो होगी ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया, उस पैनल की रिपोर्ट आई, 55 गवाह तैयार हुए और उन गवाहों के आधार पर जस्टिस वर्मा को हटने के लिए, वीआरएस लेने के लिए, रिजाइन देने के लिए कहा गया। उन्होंने नहीं माना और उसके बाद महाभियोग की बात की गई। उसके बावजूद ये चर्चा चल रही है, वरिष्ठ वकील जो जस्टिस वर्मा के समर्थन में आए उन लोगों ने भी किया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक टनका जैसे कांग्रेसी वकील, ये सारे लोगों ने सवाल उठाए, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई, भ्रष्टाचार के मामले की जांच क्यों नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो महाभियोग चलाना सही नहीं है। लेकिन फिर भी यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा और हंगामा हो गया। सीजेआई बीआर गवई इसमें फंसते दिखाई पड़े और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तू मैं हो गया वकील और जज के बीच। सीजेआई बीआर गवई ये बोलते दिखाई पड़े कि आप जस्टिस वर्मा के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ये अभी भी जज हैं, इसलिए इनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन वकील मैथ्यूज नेमुंदपारा ने सीधे कहा कि हम अभी उनका सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल ने, जांच के पैनल ने अप्रूव किया है कि नहीं ये भ्रष्टाचार में शामिल थे, प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद अभी तक वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये शर्मिंदगी की बात है, सम्मान उनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तू मैं होता रहा। बात क्या थी? बात वही थी जो 3 पहले की याचिकाओं में कही गई थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर पर नोट के सबूत मिले, जिसके घर पर यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैनल को भेजा, जो 55 गवाह गुजारे गए, उन सब लोगों ने बताया कि उनके घर पर नोटों के बंडल जले हुए थे जो मिले हैं। और उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में उस समय के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, फिर भी इसके बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजेआई की तरफ से यह अप्रूवल नहीं मिला कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि जज जिस तरह से जज की नियुक्ति करते हैं, यानी कोलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति करते हैं, वही जजों के भ्रष्टाचार पर फैसला भी दे सकते हैं। कैसे कोई एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी जज के दरवाजे पर पहुंच जाए, वहां पर जाकर उनसे पूछताछ करे, ये कैसे इन लोगों को एक्सेप्ट हो सकता है? कैसे ये लोग ऐसे माहौल में काम कर सकते हैं? क्योंकि इनको तो सुपरमेसी का अधिकार मिला हुआ है और दिमाग में यही चलता है, हमारे ऊपर कौन। इसलिए जब फिर से याचिका दायर की गई तो यही बात उठी कि कम से कम अब तो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिले, क्योंकि पिछली बार की याचिका में भी कहा गया था कि नहीं, ये तो सीजेआई फैसला कर सकते हैं। तो इस बार भी सीजेआई के बेंच है, आप फैसला कीजिए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए। तो सीजेआई बीआर गवई ने सीधे कहा कि नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी याचिका को हम रिजेक्ट फिर से क्यों न कर दें, इस पर बात कीजिए। तो फिर जस्टिस बीआर गवई के इस बयान के बाद, इस टिप्पणी के बाद वकील मैथ्यूज ने सीधे तौर पर कहा कि यही बात तो वर्मा भी चाहते हैं, और इसी बात पर झगड़ा हो गया कि उन्होंने कह दिया कि यही बात वर्मा चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति न दे, क्योंकि इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए याचिका दायर किए हैं कि देखिए, हमारी भी सुनवाई कीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल की बात पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो फिर उन जजों का, जिसका 3 जजों का पैनल आपने बनाया था और उन्होंने प्रथम दृष्टया क्या पाया, इससे मामला सुलझता नहीं है, हम भ्रष्टाचारी साबित नहीं हो जाते। इसलिए सवाल उठाए गए हैं उस समय के सीजेआई संजीव खन्ना के ऊपर, और फिर उनको डिफेंड कर रहे हैं जस्टिस बीआर गवई जो अभी सीजेआई हैं। और यही बात की जब चर्चा हुई तो इन्होंने बार बार कहा कि क्या वो आपके दोस्त हैं, आप वर्मा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो जज हैं, तो उनको जस्टिस वर्मा कहिए। इसी के ऊपर विवाद हो गया और वकील जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी याचिका के लिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, अगर आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन हम उस तरह का सम्मान नहीं दे सकते जो कि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रष्टाचारी माना। अब संसद में उसके खिलाफ मुकदमा चलने वाला है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर भी आप सम्मान की बात करते हैं। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट में यहीं तक नहीं रुकी है, ये जो अपने सुपरमेसी की बात करते हैं, अब कल सुनवाई होने वाली है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर, जो प्रेसिडेंट को इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, एक्शन लिया था प्रेसिडेंट ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कर्नाटक के मुद्दे पर, और उस फैसले के बाद ये तमिलनाडु भी सामने आया। तमिलनाडु में स्टालिन ने ये आरोप लगाया कि हमारे 10-10 बिल है जो अटके पड़े हैं, और फिर तमिलनाडु की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रेसिडेंट को इतने समय तक किसी बिल को अटका के नहीं रखना चाहिए, इसके लिए टाइम फ्रेम तय होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सीधे 14 सवाल किए सुप्रीम कोर्ट से कि आप कौन होते हैं टाइम फ्रेम पे बात करने वाले। ये अधिकार है प्रेसिडेंट का कि वो सुप्रीम कोर्ट से लीगल मामलों की सलाह ले, और उन्होंने 14 सवाल किए और पूछा कि आप बताइए कि प्रेसिडेंट कितने समय में ये फैसला ले, इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, या प्रेसिडेंट ये निर्धारित कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो 80,000 पेंडिंग केसेस पड़े हैं, 10-10 साल तक वहां सुनवाई चल रही है, फैसले नहीं आ रहे, उसका टाइम फ्रेम अगर संसद से तय हो जाए या फिर प्रेसिडेंट तय कर दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो 20-20 साल से चल रहे हैं। अभी 80,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो सवाल नहीं उठता। उसमें आप कहते हैं इस पर सोचने, विचारने, सुनवाई करवाने का एक समय चाहिए, तो क्या प्रेसिडेंट के पास और कोई काम नहीं? प्रेसिडेंट के पास अगर गवर्नर कोई किसी स्टेट के बिल को भेजते हैं कि इसको अप्रूव करवाना चाहिए या नहीं, तो क्या प्रेसिडेंट एक समय के अनुसार उसी समय दस्तखत कर दें? उनके पास इसके लिए लीगल एडवाइस लेने वाले टीम है,
जिसो संविधान के जानकार हैं उन सबसे चर्चा होती है, उस बिल को उनके पास भेजा जाता है और उसके बाद यह तय होता है कि इसको अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ऐसे तो अनऑफिशियली देखें, ये पॉकेट विटो का पावर भी इन लोगों के पास है। संसद के बिल को ज्ञानी जैल सिंह ने, ये पोस्टल बिल जो राजीव गांधी के समय आया था, वो पॉकेट विटो का इस्तेमाल किया था, वो बिल फिर वापस नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के ये तमिलनाडु के स्टालिन की सरकार के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं और जिनकी सरकारें जहां है, उन लोगों के पक्ष में अगर फैसले नहीं आए तो हमारी बदनामी हो जाएगी। यही वकीलों ने हंगामा किया था और कहा था कि ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट का टैग दिया जाता है, उसमें बड़े असमानता की जाती है। उसमें जितने बड़े बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके बेटों को और उनके रिश्तेदारों को सीनियर एडवोकेट बना दिया जाता है। और हम लोग 20-20, 24-24 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग को सीनियर एडवोकेट बनाने में 20-20, 30-30 साल लग जाता है। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी लगाया गया था और वो कोई और नहीं थे, यही वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा थे, जिन्होंने तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ भी ऐसे ही मुहिम छेड़ा था और भरी अदालत में दोनों के बीच चिल्लम-पो मचा था। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी सीजीआई उस समय के चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप चीख चिल्ला ज्यादा रहे हैं, लेकिन यही सवाल उठते रहा। अभी कुछ समय पहले भी सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट सीजीआई केंद्रित हो गई है, और ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर होते हुए जज ने कहा। लेकिन अभी 5 जजों की बेंच फिर बैठ गई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुनवाई करेंगे, कल सुनवाई होगी, जिसमें सीजेआई बीआर गवई भी हैं, जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, जस्टिस नरसिम्हा भी हैं और जस्टिस चंदूरकर भी हैं। ये सारे जस्टिस विक्रमनाथ के साथ ये 5 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पावर किसके पास है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो पावर है बिलों के ऊपर, उसके लिए क्या टाइम फ्रेम निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का जो एक्शन हुआ है, ये जजों के अंदर खलबली मची हुई है। और संसद में जो चल रहा है ये भ्रष्टाचारी जजों पर, उसमें तो कपिल सिब्बल सामने आए हैं, वही डिफेंड करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में जस्टिस यशवंत वर्मा का। उनके ऊपर पहले से ही टैग लगा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो डिबेट करेंगे, बताएंगे कि ये क्यों निर्दोष हैं, क्यों इनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए, डिफेंड करने के लिए आए। लेकिन कपिल सिब्बल भी फंसे हुए हैं संसद में। ये जो इम्पीचमेंट पर वो बात करेंगे, उसके बाद उनकी और फजीहत होने वाली है, क्योंकि उनका नाम तो उन्हीं वकीलों में है जो कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इस्तेमाल बेल के लिए और दूसरे वैसे कामों के लिए करते हैं जो कि एंटी इंडिया, एंटी नेशनल सोसाइटी में जीने वाले लोगों के लिए है। तो इसलिए कपिल सिब्बल भी फंसे हुए हैं। और इधर सीजेआई बीआर गवई जो कि जस्टिस वर्मा के एफआईआर के खिलाफ फैसला दिया है, उस पर भी हंगामा चल रहा है। मतलब संसद से सुप्रीम कोर्ट तक, ये दोनों जगह पर प्रेसिडेंट तक हंगामा जो चल रहा है, उसमें कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।